भाग 115। प्रख्यात ने श्री के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए नशे से बोला, न जाने आज आपके साथ क्या होगा, क्योंकि हम पूरे 1-1.5 साल बाद आपके साथ ये सब करने जा रहे हैं। शायद आपकी हालत खराब हो सकती है। अगर हम हर हद पार करें और आपको कुछ ज्यादा तकलीफ दे तो आप हमें तुरंत रोक सकती है। श्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रख्यात अपनी पत्नी में शामिल हो गया। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। श्री की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। वहीं नीचे हॉल में अचानक से विस्तार ने रोना शुरू कर दिया। पूरा परिवार उसे संभाल रहा था। कभी कोई उसे अपनी गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था तो कभी कोई, लेकिन महाशय इतना ज्यादा जिद्दी हो गए थे कि उन्हें बस किसी भी कीमत पर अपनी मम्मी या पापा चाहिए थे। वो रोए जा रहा था। उसके रोने की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। तभी शिप्रा जी बोली, हिमाद्री जाओ जाकर श्री को बुलाकर लाओ या फिर प्रख्यात को बुलाओ, क्योंकि ये अब उन दोनों से ही चुप होगा। हिमाद्री जल्दी से ऊपर आई और रूम का दरवाजा खटखटाने लगी। लेकिन प्रख्यात और श्रीनिका एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं था कि कोई रूम का दरवाजा बजा रहा है। दोनों की आंखें बंद थी और वे दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए असीम सुख की प्राप्ति कर रहे थे। हिमाद्री बार बार रूम का दरवाजा बजाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो वो परेशान होकर बोली, ये दीदू और जीजू का पक्का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, लेकिन विस्तार रो रहा है, उसका क्या करूं? हाय, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती। हिमाद्री वहां से चली गई और नीचे आकर विस्तार को अपनी गोद में लेकर बोली, मैं इसे दीदी के पास ही छोड़कर आती हूँ। हिमाद्री विस्तार को लेकर वापस ऊपर चली गई। वो रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और विस्तार रोए जा रहा था। उसकी रोने की आवाज सुनकर बेड पर मदहोशी में चूर होकर लेटी श्रीनिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली और प्रख्यात को रोकते हुए बोली, बाबू रो रहा है, प्लीज उसे लेकर आइए। प्रख्यात ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे प्यार करता रहा। हालांकि उसके कानों में भी बाबू के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन आज वो अपनी पत्नी को जी भरकर प्यार करना चाहता है और अभी वो इश्क के स्तर पर है कि वो रुक नहीं सकता। लेकिन श्रीनिका अब उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसका जीव अपने बेटे में अटका हुआ था जो बाहर रोए जा रहा था। प्रख्यात का प्यार बढ़ता जा रहा था, वहीं बाहर विस्तार का रोना बढ़ता जा रहा था। अब श्री से सहन नहीं हुआ। उसने अपनी ताकत लगाकर प्रख्यात के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से अलग कर दिया। ये देखकर प्रख्यात के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने श्री की चोटी को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आप समझ नहीं रही है कि हम किस स्तर से गुजर रहे हैं? श्री थोड़ा डरने लगी और बोली, मुझे माफ करना, लेकिन बच्चा रो रहा है, ऐसे कैसे उसे रोने दूं? आप जानते हैं ना, वो हमारे बिना चुप नहीं होगा। या तो उसे आप चाहिए या तो मैं। प्रख्यात को बहुत गुस्सा आ गया और वो तुरंत श्रीनिका के ऊपर से हट गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बेड को जोर से लात मार बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही श्री ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और फटाफट रूम का दरवाजा खोला तो सामने हिमाद्री के गोद में अपने छोटे से बच्चे को मुंह फाड़कर रोता हुआ पाया। ये देखकर श्री का दिल पसीज गया। वहीं बाबू अपनी मम्मा को देखकर और जोर से रोने लगा और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगा। श्री ने उसे अपनी बाहों में ले लिया तो बाबू तुरंत उसके सीने से ऐसा चिपका कि बरसों बाद उसे अपनी माँ मिली हो। श्री ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगी। माँ बेटे का ये अमूल्य प्रेम देखकर हिमाद्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसने देखा कि श्री के बाल बिखरे हुए थे। उसकी लिपस्टिक भी फैली हुई थी। साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। हिमाद्री हंसते हुए बोली, बाबू आप भी ना गलत टाइम पर रोते हो। देखो, आपने मम्मी पापा को डिस्टर्ब कर दिया। श्रीनिका ने उसे आंखें दिखा दी और बोली, बेटा ज्यादा मजे मत लो हमारे। एक ना एक दिन जब तुम्हारी औलाद होंगी और वो भी तुम्हारे और अभी के साथ ऐसा करेगी ना, तब तुम्हें बताऊंगी। हिमाद्री हंसते हुए बोली, अच्छा जी, चलिए आप विस्तार को चुप करवा दीजिए। उसके बाद संगीत फंक्शन शुरू होने वाला है और हम दोनों को उछल उछल कर डांस करना है। आज तो आग लगा देंगे हम दोनों। श्रीनिका हंसने लगी और कुछ देर बाद श्री अपने बेटे को लेकर रूम के अंदर आई और बेड पर बैठते हुए उसके छोटे छोटे होठों को सहलाते हुए बोली, इतना रोते हो कि पूरा मुंह लाल कर दिया मेरे टमाटर ने। चलो अब मैं आपको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद आप आराम से पापा के पास रहना और मम्मा डांस करेगी। श्री के इतना कहते ही प्रख्यात बाथरूम से बाहर निकलते हुए सख्ती से बोला, कोई डांस नहीं होगा वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। श्रीनिका हैरानी से बोली, अचानक क्या हुआ? डांस के लिए मना क्यों कर रहे हैं आप? प्रख्यात, बस हमारी मर्जी। श्रीनिका नाराजगी जताते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए प्रख्यात जी, आप जानते हैं ना हमने कितनी प्रैक्टिस की है आज के लिए। प्रख्यात ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे से बोला, एक बार मना कर दिया ना तो बस कर दिया, आज आप डांस नहीं करेंगी। इतना कहकर प्रख्यात रूम से बाहर चला गया। वहीं श्री उदास हो गई। सच में उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रख्यात ने उसे डांस करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन कारण क्या था उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं प्रख्यात लॉबी में आगे बढ़ रहा था और अपने मन में बोला, हमें कोई शौक नहीं आता आपकी इच्छाओं को मारने का, लेकिन हम आपको कैसे बताएं कि डांस करते हुए कई लोग गलत नजरों से औरतों को देखते हैं और अब आपका शरीर पहले से ज्यादा भरा भरा है, बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है आप। ऐसे में आपके शरीर के अंगों की भी बढ़ोतरी हो गई है। हम नहीं चाहते कि कोई आपको ऐसी नजरों से देखे। इससे अच्छा तो चुपचाप बच्चे को लेकर एक तरफ बैठ जाना ही उचित है। वैसे भी जरूरी नहीं कि हर संगीत में घर के लोग भी डांस करें। डांस करने वाले तो वैसे भी हमने बुलाए हैं।
इतना कहकर प्रख्यात नीचे आ जाता है और फिर सीधा बंगले के बाहर गार्डन एरिया में चला जाता है, जहाँ पर अभी विहान और मोनाली बैठे थे एक साथ, जहाँ पर संगीत फंक्शन होने वाला था, जहाँ पर मेहमान आ चुके थे और सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। स्टेज पर विहान और मोनाली बैठे हुए थे। प्रख्यात का मूड तो खराब था ही, ऊपर से श्री डांस करने की जिद कर रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप सबसे आगे वाली सीट पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। वही दूर स्टेज पर बैठे विहान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोला, पक्का इन्हें किसी बात पर गुस्सा आया है। यार ये इंसान समझता ही नहीं कि आज इनके भाई की शादी है तो थोड़ा तो मुस्कुराए, हंस दे, लेकिन नहीं, बस मुंह चढ़ाकर बैठे हैं। हद होती है किसी चीज की। विहान बड़बड़ाए जा रहा था। तभी मोनाली धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? विहान, वो देखो तुम्हारा जेठ मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, जैसे कि शादियों में फूफा लोग मुंह चढ़ाते हैं। मोनाली ने सामने प्रख्यात की तरफ देखा तो हंसने लगी और बोली, आप चिंता मत कीजिए, अभी श्री भाभी स्टेज पर आग लगाने वाली है तो अपने आप प्रख्यात भैया का मूड ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तो विहान भी हंसने लगा। कुछ देर बाद श्री विस्तार को अपनी गोद में लिए गार्डन में आ गई और सीधा अपनी सासू माँ और मासी सास के पास आई और बोली, आप लोग विस्तार को ले लीजिए, तब तक मैं काम निपटा देती हूँ। शिप्रा जी विस्तार को अपनी गोद में लेने लगी तो विस्तार पूरी तरह से श्रीनिका से चिपक गया और उसे कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर श्री ने गहरी सांस ली और बोली, कोई बात नहीं, मैं इसे प्रख्यात जी के पास छोड़ाती हूँ। इतना कहकर श्री अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी और चारों तरफ प्रख्यात को ढूंढने लगी, लेकिन इतनी भीड़ में वो कहीं नहीं दिख रहा था और अब श्री को गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा विस्तार पर निकालते हुए बोली, आपकी भी हद है, अब मुझसे इतना क्यों चिपक रहे हो? पूरे दिन तो पापा पापा करते रहते हो। समझना चाहिए ना आपको कि घर में फंक्शन है, ऐसे में आप अपनी मम्मा से चिपके जाओगे तो मैं काम कैसे करूंगी? आपको लेकर पूरे दिन घूम तो नहीं सकती। और पता नहीं आपके पापा को क्या हो गया है, फालतू की होशियारी मार के पता नहीं कहाँ चले गए। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि दोनों बाप बेटे को रूम में बंद कर दूं, फिर आराम से घूमूं इस पूरी दुनिया में। श्री गुस्से में बड़बड़ कर रही थी और अपने बेटे के चेहरे को देखे जा रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर श्री को भी हंसी आ गई और उसने अपने बच्चे के माथे को चूमा और प्यार से बोली, ओह मेरा बच्चा, मेरा बाबू, सॉरी बाबू, मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, लेकिन क्या करूं, आपके पापा मुझे परेशान करते हैं और आप भी दादी के पास नहीं जा रहे थे। चलो आपको आपके पापा के पास छोड़ देती हूँ। विस्तार मुस्कुराने लगा और अपने मुंह में उंगली डालकर उसे चूमते हुए सामने देखने लगा। श्री आगे आई तभी उसे एक सीट पर बैठा हुआ अपना पति दिखाई दिया, जिसे देखकर श्री तुरंत उसके पास आई और मुंह बनाते हुए बोली, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। प्रख्यात ने उसकी तरफ देखा और तभी बाबू ने अपने पापा को देखा तो उनके पास जाने के लिए वो तड़पने लगा। ये देखकर प्रख्यात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विस्तार को अपनी गोद में लेते हुए बोला, हम कहीं भी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मजे करो। श्री ने इधर उधर देखा और फिर प्यार से प्रख्यात का गाल खींचते हुए बोली, ओ मेरा रूठा हुआ पति, आपको तो रात को मनाऊंगी अपने अलग अंदाज में। हाय, प्रख्यात तो इधर ही पिघल गया और दीवानों की तरह श्रीनिका को देखने लगा। वही उनका बच्चा जो कि प्रख्यात के कुर्ते की कॉलर को अपने मुंह में लेकर चबाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 116। श्रीनिका आगे आई तभी उसे एक सीट पर बैठा हुआ अपना पति दिखाई दिया, जिसे देखकर श्री तुरंत उसके पास आई और मुंह बनाते हुए बोली, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। प्रख्यात ने उसकी तरफ देखा और तभी बाबू ने अपने पापा को देखा तो उनके पास जाने के लिए तड़पने लगा। ये देखकर प्रख्यात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विस्तार को अपनी गोद में लेते हुए बोला, हम कहीं भी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मजे करो। श्री ने इधर उधर देखा और फिर प्यार से प्रख्यात का गाल खींचते हुए बोली, ओ मेरे रूठे पति, आपको तो रात को मनाऊंगी अपने अलग अंदाज में। हाय, प्रख्यात तो इधर ही पिघल गया और दीवानों की तरह श्रीनिका को देखने लगा। वही उनका बच्चा जो कि प्रख्यात के कुर्ते की कॉलर को अपने मुंह में लेकर चबाने की कोशिश कर रहा था। प्रख्यात अपनी जगह से खड़ा हो गया और उत्तेजित होकर मदहोशी से बोला, अच्छा रात को ऐसा क्या करोगी कि हम मान जाएंगे? श्री ने इधर उधर देखा, फिर प्रख्यात के हैंडसम चेहरे को देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, आपको असीम सुख और सुकून दूंगी, जो कि आपका हक और मेरा कर्तव्य बनता है। इतना कहकर श्री के गाल लाल हो गए और अपनी शर्मीली मुस्कान लिए वो तुरंत वहां से चली गई। प्रख्यात तो उसे दीवानों की तरह देख रहा था और तभी बाबू ने प्रख्यात की ठोड़ी को अपने मुंह में ले लिया और उसे चबाने लगा। ये देखकर प्रख्यात को हंसी आ गई। उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ा और उसके गाल को चबाते हुए बोला, हमारा बच्चा। प्रख्यात अपने बच्चे को गोद में लिए इधर उधर टहलने लगा और सभी मेहमानों से मुलाकात करने लगा। श्री को इस बात का आराम था कि प्रख्यात की वजह से उसे बच्चे का लोड नहीं लेना पड़ रहा था, क्योंकि विस्तार जो था वो श्री से भी ज्यादा प्रख्यात के पास जाना पसंद करता था और प्रख्यात पूरे दिन बच्चे को अपने पास रखता था ताकि श्री अच्छे से अपना काम कर पाती थी। वरना बच्चे कितना परेशान करते हैं अपनी माँ को, ये तो हम सब जानते ही हैं। और जब बच्चों के ऊपर सनक सवार हो जाए तो फिर वो रोते ही रहते हैं और अपनी माँ को एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं। लेकिन इस मामले में श्री को आराम था, क्योंकि बाबू को प्रख्यात के पास ज्यादा सुकून मिलता था। वो रात को भी प्रख्यात से चिपक कर सोता था। श्री की जरूरत उसे तब पड़ती जब उसे भूख लगती या फिर वो बहुत ज्यादा ही उदास होता, तब वो अपनी माँ के पास जाकर सुकून पाता था। श्री और प्रख्यात के बाद ही बाकी परिवार वालों का नंबर आता था उसकी जिंदगी में। श्री और प्रख्यात के अलावा बाबू को अगर सबसे ज्यादा कोई पसंद था तो वो थी उसकी चाची, यानी कि हिमाद्री, जिसे वो अपनी छोटी माँ ही समझता था। इस समय प्रख्यात
प्रख्यात कुछ मेहमानों से बातचीत कर रहा था और उसका बेटा विस्तार उसकी गोद में था। उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देखे जा रहा था। तभी उसे दूर औरतों के बीच में खड़ी अपनी सुंदर सी माँ दिखाई दी, जो मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। अपनी माँ को देखते ही बाबू के छोटे से होठ पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अपने मुंह में अपनी उंगली डालकर प्यार से अपनी माँ को देखता रहा। तभी श्री की नजर भी उस पर पड़ी तो वो खुश हो गई। उसने अपने बेटे को देखते हुए फ्लाइंग किस किया तो विस्तार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से चहक उठा और अपनी बड़ी सी मुस्कान लिए श्री को देखने लगा। अब 3-4 महीने के बच्चे कुछ बोल पाते तो है नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से अपने मुंह से आवाजें निकाल रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा गाना गा रहा हो। बाबू ऐसे ही आवाजें निकाल कर अपनी माँ से बात कर रहा था और श्री भी लगातार उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विस्तार लगातार अपने मुंह से आवाजें निकाले जा रहा था, खुश हुए जा रहा था और ये देखकर प्रख्यात के सामने खड़े एक पति पत्नी जिनकी उम्र 40-45 के आसपास थी मुस्कुराने लगे। उस महिला ने बाबू के सिर पर हाथ रखा तो बाबू ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह मिस्टर राणावत, आपका बच्चा तो बड़ा प्यारा है, अभी से इतना एक्टिव है, इतना हेल्दी भी है। लगता नहीं कि ये सिर्फ 3-4 महीने का बच्चा है, लगता है माँ के दूध का असर कुछ ज्यादा ही हुआ है बच्चे पर। इतना कहकर वो औरत एक टक बाबू को देखने लगी और उसकी बात सुनकर प्रख्यात को अच्छा नहीं लगा। उसे अजीब सी नकारात्मकता का आभास हुआ, इसलिए उसने अपने बच्चे के सिर को अपने कंधे पर रख दिया और बोला, जी हम आते हैं, जरा काम देख लेते हैं। इतना कहकर प्रख्यात अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया और एक चेयर पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने अपने बेटे के चेहरे को प्यार से देखा और चिंतित होकर बोला, विस्तार आप ठीक तो हो ना बेटा? मासूम बच्चा अपनी छोटी सी हथेली को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी ऐसी मासूम हरकतें देखकर प्रख्यात को उसके ऊपर बहुत प्यार आया। उसने बाबू के माथे को चूमा और अपने सीने से लगाकर बैठा रहा। कुछ देर बाद संगीत शुरू हो गया। प्रख्यात सबसे आगे चेयर पर बैठा हुआ था, अपने बेटे को गोद में लेकर, और उसके माथे को सहलाते हुए स्टेज पर चल रहे डांस को देखे जा रहा था। वहीं श्रीनिका महिलाओं के बीच बैठी हुई थी। कुछ देर बाद हिमाद्री की बारी आई डांस करने के लिए, तो श्री को बुलाकर स्टेज पर चली गई, लेकिन श्री उसके साथ गई ही नहीं। ये देखकर हिमाद्री उसे इशारा करते हुए बुलाने लगी और श्री ने नाम में अपनी गर्दन हिलाकर उसे मना कर दिया। ये देखकर हिमाद्री नाराजगी जताने लगी। तभी श्री ने प्रख्यात की तरफ देखा तो प्रख्यात ने बड़े प्यार और शांति से नाम में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर श्री ने गहरी सांस ली और अपनी कसम देते हुए उसे मना करने लगी। हिमाद्री मान गई और अकेले ही डांस करने लगी। हिमाद्री डांस किए जा रही थी और उसे देखकर अभिमन्यु पागल हुए जा रहा था। वो स्टेज पर चला गया और नोट की गड्डी उसके ऊपर से गोल गोल घुमाते हुए उसकी नजर उतारने लगा। ये देखकर तो सभी लोग तालियां बजाने लगे और मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगे। प्रख्यात खुद हंस रहा था अपने भाई की हरकतों पर। धीरे धीरे संगीत फंक्शन आगे बढ़ने लगा और कुछ देर बाद अचानक ही बाबू का हल्का हल्का रोना शुरू हो गया। ये देखकर प्रख्यात ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका पीठ सहलाने लगा, लेकिन बाबू का रोना बढ़ता ही गया। प्रख्यात उसे लेकर एक तरफ चला गया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन बाबू का रोना तो अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखकर प्रख्यात को चिंता होने लगी। उसने महसूस किया कि विस्तार का शरीर गर्म होने लगा था और बच्चा कांप रहा था। प्रख्यात घबरा गया। उसने विस्तार का चेहरा देखा तो दंग रह गया। छोटे से बच्चे का चेहरा पूरा लाल हो गया था और वो बुरी तरह से रोए जा रहा था। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर प्रख्यात तो घबरा गया। वो उसे अपने सीने से लगाकर आगे बढ़ने लगा। उसने श्री को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर प्रख्यात को गुस्सा भी आने लगा, क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। कुछ देर उसका इंतजार किया कि कहीं तो उसे श्री दिखेगी, लेकिन तब तक उसके बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। अब प्रख्यात का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा तो उसने देखा औरतों के बीच में श्री बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वो जोर से बोला, आपको सुनाई नहीं दे रहा? हम आपको कब से बुला रहे हैं, विस्तार की तबीयत खराब है, यहाँ आइए। ये सुनकर श्री भी घबरा गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और प्रख्यात के पास चली गई। उसने जैसे ही अपने बच्चे को देखा तो वो बुरी तरह से रो रहा था। ये देखकर श्री भी डर गई। उसने विस्तार को जैसे अपनी गोद में लिया तो घबरा गई। उसका पूरा शरीर बहुत गर्म हो गया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार ऐसे बह रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया उस बच्चे को, और वो रुक ही नहीं रहा था, कंटिन्यू रो जा रहा था। ऐसा वो कभी नहीं करता। ये पहली बार ही था कि जब वो इतना ज्यादा रो रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाने बज रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा था कि विस्तार इतना ज्यादा रो रहा है। तभी श्री और प्रख्यात बच्चे को लेकर वहां से बंगले के अंदर आ गए। दोनों अपने रूम के अंदर आ गए। श्री बच्चे को लेकर बेड पर बैठ गई और उसे दूध पिलाने लगी, लेकिन वो दूध भी नहीं पी रहा था। बार बार श्री के सीने से मुंह मोड़ रहा था। ये देखकर श्री और ज्यादा डरने लगी। उसकी तो आंखों से आंसू बहने लगे और उन दोनों को देखकर प्रख्यात घबरा गया। वो बोला, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हम तुरंत अस्पताल के लिए चलते हैं। विस्तार को बहुत बुखार आ रहा है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसके मामले में, समझ रही है आप? श्री कुछ कहने, सुनने और समझने की स्थिति में थी ही नहीं। अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख पा रही थी। वो विस्तार को लेकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसे चुप करने के लिए पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन वो बहुत रोए जा रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता यानी कि प्रख्यात और श्री का जीव दुख रहा था। प्रख्यात ने जल्दी से बेबी के बैग को पैक किया, जिसमें उसने विस्तार के कुछ जरूरी सामान रखे और उसकी एक अस्पताल की फाइल ले ली और अपनी बीवी बच्चे को लेकर तुरंत बंगले से बाहर आ गया। इस वक्त सब लोग फंक्शन में बिजी थे, इसलिए प्रख्यात बिना किसी से कहे कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। प्रख्यात ने रास्ते में अभिमन्यु को फोन करके बता दिया था और उसे कह दिया था कि अस्पताल आने की कोई जरूरत नहीं है जब तक वो ना कहे, और घर पर भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रख्यात ड्राइविंग कर रहा था और उसके बगल में बैठी श्री बाबू को लिए बैठी थी, उसे चुप करवा रही थी, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल उसी तरह रो रहा था जिस तरह वो पिछले आधे घंटे से रो रहा था। अब उसकी हालत खराब होने लगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो कि बड़ी मुश्किल से 3-4 महीने का है, वो इतना ज्यादा रोएगा तो उसकी तबीयत खराब होनी ही है। श्री खुद रो रही थी और उन दोनों को रोता देखकर प्रख्यात की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो उन दोनों की तरह कमजोर नहीं पड़ सकता था, इसलिए वो रो नहीं रहा था। लेकिन उसका दिल जानता है कि अपने बीवी और बच्चे को इस तरह देखकर उसकी क्या हालत हो रही थी। श्री ने बाबू को पकड़कर अपनी गोद में खड़ा किया, उसे चुप कराने लगी।
प्यार करने लगी, उसे बुलाने लगी, लेकिन वो बहुत रो रहा था और अचानक ही उसने बहुत सारी उल्टी कर दी श्री के ऊपर। ये देखकर तो श्री के होश ही उड़ गए। वो जोर से चिल्लाई। तभी प्रख्यात ने देखा तो वो भी दंग रह गया, क्योंकि बाबू ने पहली बार इतनी ज्यादा उल्टी की थी। उसने तो काफी देर से कुछ खाया भी नहीं था, फिर उसे इतनी उल्टी कैसे आ सकती है। श्री के हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने बाबू को सीने से लगा ली और रोते हुए बोली, क्या हो गया है आपको, इतनी उल्टी कैसे हो गई? प्रख्यात, जल्दी से हॉस्पिटल चलिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा बच्चा कभी इतनी उल्टी नहीं करता और ना कभी इस तरह रोता है। प्रख्यात के हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत रखी। तेजी से ड्राइव करने लगा। रह रहकर वो अपने बच्चे की तरफ देखता, जो लगातार मुंह फाड़कर रोए जा रहा था। ये देखकर प्रख्यात की आंखें भर आई और वो दुखी होकर बोला, बस करो बेटा, बस करो, ऐसे मत रोइए हमारे बेटे, प्लीज। बाबू ने अपनी तड़पती हुई निगाहों से प्रख्यात की तरफ देखा और फिर वो और जोर से रोने लगा। ये देखकर प्रख्यात ने अपने होठ भींच लिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वहीं श्री बार बार बाबू को दूध पिलाने की कोशिश करती, पर वो नहीं पी रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 117। प्रख्यात के हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत रखी। तेजी से ड्राइव करने लगा। रह रहकर वो अपने बच्चे की तरफ देखता, जो लगातार मुंह फाड़कर रोए जा रहा था। ये देखकर प्रख्यात की आंखें भर आई और वो दुखी होकर बोला, बस करो बेटा, बस करो, ऐसे मत रोइए हमारे बेटे, प्लीज। बाबू ने अपनी तड़पती हुई निगाहों से प्रख्यात की तरफ देखा और फिर से और जोर से रोने लगा। ये देखकर प्रख्यात ने अपने होठ भींच लिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वही श्री बार बार बाबू को दूध पिलाने की कोशिश करती, पर वो पी ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में जाकर रुकी। प्रख्यात जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने श्री की तरफ का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकाला और बाबू को अपनी गोद में ले लिया। वो अभी भी रो रहा था। ऐसा एक भी पल नहीं था जब वो चुप हुआ हो। तो आप सब सोचिए, जब 3-4 महीने का बच्चा लगातार इतना रोएगा तो उसकी हालत कितनी खराब हो रही होगी। और एक बच्चे को तकलीफ में देखकर उसके माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है, ये तो हर माता पिता समझ सकते हैं। और जिन माता पिता ने इतनी मुश्किल से अपने बच्चे को हासिल किया हो, इतनी मुश्किलों को झेला हो, उनके लिए तो उनके बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी बहुत बड़ी साबित हो जाती है। दोनों अपने बच्चे को लेकर अस्पताल के अंदर चले गए। जिस डॉक्टर ने श्री की डिलीवरी करवाई थी, उनके पास ही वो दोनों चले गए। डॉक्टर ने तुरंत बाबू को अपनी गोद में लिया, उसे चुप करवाने लगी, लेकिन वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था और बार बार अपने मोटे मोटे आंसुओं से भरी आंखों से बार बार श्री और प्रख्यात की तरफ देख रहा था, जैसे उसे सिर्फ उन दोनों के पास में रहना है। लेकिन वो दोनों मजबूर माँ बाप दूर खड़े अपने बेटे को देखकर तड़प रहे थे। डॉक्टर ने बाबू को बेड पर लिटाया, उसके पिंक कलर के क्यूट सी टी-शर्ट को ऊपर उठाया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगी। तो बाबू और जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे शायद और तकलीफ हो रही थी। ये देखकर श्री खड़ी खड़ी रोई जा रही थी। प्रख्यात ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने लगा। डॉक्टर ने बाबू का चेकअप शुरू कर दिया। उसका चेकअप आधे घंटे तक चला और आधे घंटे में वो एक पल भी चुप नहीं हुआ। इतना ज्यादा रो रहा था वो। उसे देखकर श्री की हालत तो वैसे ही खराब हो रही थी, उसे चक्कर आने लगे। ये देखकर प्रख्यात घबरा गया। उसने श्री को चेयर पर बिठा दिया और उसे पानी पिलाने लगा। वो तो खुद परेशान हो रहा था, एक तरफ उसका बच्चा, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वो कमजोर नहीं पड़ सकता था, क्योंकि उसे तो उन दोनों को संभालना था। बाबू के कई टेस्ट भी हुए, क्योंकि डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसके शरीर के अंदर कोई खराबी नहीं दिख रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद उसके पेट में दर्द हो रहा था, जिसका भी कोई बड़ा कारण नहीं था। जैसे ही रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर उसे पढ़ते हुए बोली, मिस्टर राणावत, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस पेट में दर्द हो रहा है, शायद इन्हें बुखार इसलिए आया है। खुली हवा में लेकर घूम रहे थे ना आप, बच्चे पर हवाओं का असर जल्दी हो जाता है। मैंने कहा था ना आपसे, टोपी पहना कर रखा कीजिए। डॉक्टर की इस बात को सुनकर प्रख्यात श्री को सुकून मिला। वो तुरंत बेड के पास आए और बाबू को देखने लगे, जो अब रो रहा था, लेकिन धीरे धीरे रो रहा था, क्योंकि काफी शांत हो चुका था वो। अपने बच्चे को देखकर श्री को सुकून मिला। वो प्यार से उसके चेहरे को सहलाने लगी। तभी प्रख्यात बोला, हम पूरी कोशिश करते हैं इसको टोपी पहनाने की, लेकिन ये पहनता ही नहीं है, बार बार उतार देता है, इसे पसंद नहीं है। हम बहुत कम इसे बाहर हवा में ले जाते हैं, लेकिन अभी हमारे घर पे संगीत का फंक्शन चल रहा था, तो बस सब लोग गार्डन में थे, तो हम इसे भी लेकर बैठे थे, तो शायद तभी हवा लगी होगी। डॉक्टर, हाँ ये कारण है ही, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, आप बुरा ना माने तो आपका जो बच्चा है वो काफी ज्यादा हेल्दी है, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र से ज्यादा हेल्दी होते हैं। कारण कई होते हैं, जैसे कि वो खाने पीने में एकदम पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कि विस्तार है। हम सब जानते हैं कि विस्तार अपनी माँ का दूध बहुत अच्छे से पीता है। और क्या होता है ना कि महिलाओं के दूध में भी ऐसी ताकत होती है, जिससे कि उनका दूध इतना पावरफुल होता है कि उसे पीकर बच्चे बहुत हेल्दी रहते हैं। तो शायद मिसेस राणावत का दूध इतना हेल्दी दूध है कि जिसे पीकर विस्तार काफी हेल्दी और क्यूट बच्चा है। और ऐसे हेल्दी बच्चों को अक्सर नजर लगती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंस में यकीन रखती हूँ, लेकिन साइंस से बढ़कर मेरे लिए मेरा धर्म है। और वैसे भी हमारा धर्म तो साइंस पर भी आधारित है। हर बात का जवाब आपको मिल जाएगा हमारे धर्म में। तो जाहिर सी बात है, ये नजर लगना वास्तविकता है। इसकी शिकार मैं भी हुई हूँ, मेरी बेटी भी हुई है, इसलिए आपको बता रही हूँ। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, बस कुछ नजरें ऐसी होती है जो हमें नुकसान पहुंचा देती है। हमारे धर्म में कहा गया है कि महिलाओं को 3 वक्त सबसे ज्यादा नजर लगती है। एक, जब वो मासिक धर्म में होती है, तब उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। दूसरा, जब उनकी शादी होती है, क्योंकि विवाह के दौरान एक स्त्री बहुत सुंदर लगती है, उसके ऊपर अपने विवाह की हल्दी का रंग चढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, तब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। और तीसरे नंबर पर, जब वो गर्भावस्था में होती है, इस दौरान भी स्त्री कितनी सुंदर हो जाती है। इन अवस्थाओं में महिलाओं को बहुत सावधान रहने के लिए कहा जाता है।
स्त्रियों को मासिक धर्म में घर से बाहर क्यों नहीं भेजते हैं? ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं खुद अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजती। उसका ये मतलब नहीं कि मैं गवार हूँ या अंधविश्वास रखती हूँ, क्योंकि इस दौरान भी एक लड़की बहुत सुंदर हो जाती है। आप नोटिस करना। तो ऐसे में जब वो बाहर जाएगी और नकारात्मक शक्ति तो बाहर मौजूद ही है, इसमें कोई शक नहीं, तो वो नकारात्मक शक्तियां लड़कियों पर हावी होती है। इसलिए हमारे धर्म में साफ तौर पर कहा गया है कि इन 3 अवस्था में महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके आराम करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। और आपकी सोच बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इतना लंबा भाषण दे रही हूँ और आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। सही बात है, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा देता भी नहीं है। जो बातें अगर आप वेदों में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सब कुछ वैज्ञानिकता पर आधारित है। आप तो खुद बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको पता ही होगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने साइंस की बुक्स पढ़ी है, बहुत नॉलेज लिया है, लेकिन मैंने वेदों का ज्ञान भी लिया है, बराबर से लिया है। अब दुनिया का सबसे पहला सर्जन कौन था? हमारे धर्म से ही था, कोई शक नहीं। सब जानते हैं कि लोग जब सर्जरी को जानते तक नहीं थे, उस समय हमारे धर्म के महर्षि सुश्रुत को दुनिया का सबसे पहला सर्जन माना गया था। उस महान ज्ञानी ने सर्जरी करके दिखाई थी। इसीलिए धर्म अंधविश्वास पर आधारित नहीं होता, वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। ये हम सब जानते हैं। तो शॉर्ट में यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे को नजर भी लगी है, हवा भी लगी है, इसलिए बुखार आ गया और हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, जरूरत पड़े तो ही बच्चे को देना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कुछ देर बाद ये अपने आप चुप हो जाएगा। और जैसे कि हमारे घरेलू उपाय भी होते हैं नजर से बचने के लिए, तो आप अपनी माताजी से कहिए कि बच्चे के ऊपर वो सब करे, बहुत असर पड़ेगा। और अभी मैं लिस्ट रेडी कर देती हूँ दवाई की। डॉक्टर की बात सुनकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपने बच्चे के चेहरे को देखकर बोला, सही कहा आपने, हमारी नन्ही सी जान को नजर ही लगी है, इसके गवाह हम खुद हैं। खैर आप दवाई बता दीजिए, बाकी हम इन्हें कल हनुमान जी के मंदिर ले जाएंगे, जहाँ कदम रखते ही सारी बुरी शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसके गवाह भी हम खुद हैं। अरे हमने तो अपनी आंखों से वो देखा है जिसका पता आज तक आपकी विज्ञान भी नहीं लगा पाई। खैर छोड़िए। इतना कहकर प्रख्यात ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसके रो रोकर लाल हुए चेहरे को पीड़ा से देखने लगा। विस्तार का रोना लगभग बंद ही हो गया था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रख्यात को देखे जा रहा था। प्रख्यात भावुक हो गया। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर शिद्दत से बोला, श्री, कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अलावा भी किसी से इतना प्यार कर पाएंगे हम। आज इस शैतान ने हमें डरा ही दिया था, लेकिन अब हमें इनका और भी बारीकी से ख्याल रखना होगा। श्री प्यार से उन दोनों को देखने लगी। कुछ देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। रास्ते में श्रीनिका विस्तार को दूध पिला रही थी और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, घर पर सबको बताना है या नहीं? वैसे ना माँ हमेशा कहती है कि विस्तार को ज्यादा लोगों के सामने मत लाया करो। अब समझ आया कि वो सही कहती है। हमारा बच्चा इतना प्यारा और हंसमुख है कि इसे नजर लग जाती है। देखिए कैसे मुंह उतर गया है इनका। प्रख्यात, इसीलिए घर में बड़े बुजुर्ग का होना जरूरी होता है श्री। खैर अभी घर जाकर सीधा रूम में चली जाना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। संगीत अभी देर तक चलेगा। नजर सिर्फ विस्तार को नहीं, आपको भी लग सकती है, आखिर विस्तार आप पर ही तो गया है। इतना कहकर प्रख्यात अपनी सच्ची शिद्दत भरी निगाहों से श्री को देखने लगा और फिर अपने बेटे को। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही प्रख्यात अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर सीधा रूम के अंदर गया। जब तक श्री कपड़े बदल रही थी तब तक प्रख्यात बेटे को लेकर बैठा रहा। अब बाबू रो नहीं रहा था, शांत था, लेकिन उदास हो गया था। कुछ देर पहले जो बच्चा चहक रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, खुश हो रहा था, जिसकी आंखों में इतना उत्साह दिख रहा था, अब वो बच्चा एकदम खामोश हो गया था। बस चुपचाप अपने पापा को देखता तो कभी अपनी मम्मी को देखता। ऐसा लग रहा था बच्चे के चेहरे पर और उसके पूरे शरीर पर थकान आ गई थी। इतना रोया जो था नन्हा सा बच्चा। प्रख्यात ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, आपके बिना कुछ भी नहीं है हम दोनों, आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। उस औरत की ऐसी गंदी नजर लगी आपको कि ऐसी हालत खराब हो गई हमारे बच्चे की। अब हम पूरा ध्यान रखेंगे, आपके मामले में कोई लापरवाही नहीं होने देंगे। कल सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर लेकर जाएंगे। सुबह उठते ही आपकी नजर उतरवाएंगे, फिर हमें शांति मिलेगी और साथ में आपकी माँ की भी नजर उतरवानी पड़ेगी। प्रख्यात अपने बेटे से बातें कर रहा था। वही शिप्रा जी के साथ वो औरत बंगले के अंदर आई जिसने बाबू को नजर लगाई थी। दरअसल जाने से पहले वो एक बार फिर से प्रख्यात के बच्चे को देखना चाहती थी। अब न जाने वो औरत क्या करना चाहती थी इतने मासूम से बच्चे के साथ। पहले ही उसकी नजर की वजह से बाबू की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और उस औरत की नजरें कुछ ठीक भी नहीं लग रही थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 118। प्रख्यात ने विस्तार को अपने सीने से लगा लिया था और बोला, आपके बिना कुछ भी नहीं है हम दोनों, आपको कभी कुछ नहीं होना चाहिए। उस औरत की ऐसी गंदी नजर लगी आपको कि ऐसी हालत खराब हो गई हमारे बच्चे की। अब हम पूरा ध्यान रखेंगे, आपके मामले में कोई लापरवाही नहीं होने देंगे। कल सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर लेकर जाएंगे। सुबह उठते ही आपकी नजर उतरवाएंगे, फिर हमें शांति मिलेगी और साथ में आपकी माँ की भी नजर उतरवानी पड़ेगी। प्रख्यात अपने बेटे से बातें कर रहा था। वही शिप्रा जी के साथ वो औरत बंगले के अंदर आई जिसने बाबू को नजर लगाई थी। दरअसल जाने से पहले वो एक बार फिर से प्रख्यात के बच्चे को देखना चाहती थी। अब न जाने ये औरत क्या करना चाहती थी उस मासूम से बच्चे के साथ। पहले ही उसकी नजर की वजह से बाबू की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और उस औरत की नजरें कुछ ठीक भी नहीं लग रही थी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती। शिप्रा जी उस महिला को जिसका नाम विनीता जी था उसके साथ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई और प्रख्यात के रूम का दरवाजा खटखटाया और बोली,
श्री, कहाँ हो बेटा? अपनी माँ की आवाज सुनकर प्रख्यात बेड से उठा और अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी बाहर से उसे शिप्रा जी के अलावा भी किसी अन्य की आवाज आई, जिसे सुनकर वो अपनी जगह पर रुक गया और गौर से सुनने लगा। तभी शिप्रा जी बोली, श्री बेटा, दरवाजा खोलिए, मिसेस विनीता आपसे और बाबू से मिलने आई है। विनीता का नाम सुनते ही प्रख्यात की आंखों में क्रोध छाने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने बच्चे के मायूस चेहरे को देखते हुए बोला, अब बस हो गया, इन्हें क्या काम है हमारे बेटे से मिलने का। प्रख्यात बाथरूम के अंदर चला गया, जहां पर श्री बाबू का टी शर्ट वॉश कर रही थी। अपनी पत्नी को देखकर प्रख्यात बोला, हम विस्तार को लेकर बालकनी में जा रहे हैं, आप उठो और जाओ, दरवाजा खोलो। माँ के साथ मिसेस विनीता आई है, जिन्हें आपके बच्चे से मिलना है। और हाँ, यही वो औरत है जिसने हमारे विस्तार को नजर लगाई है। तो जाओ, जाकर कह दो कि दोनों बाप बेटे रूम में नहीं है। श्रीनिका तुरंत खड़ी हुई। उसने अपने हाथ धोए और सिर पर पल्लू लगाते हुए बाथरूम से बाहर निकल गई और प्रख्यात अपने बेटे को लेकर रूम की बालकनी में चला गया। उसके जाने के बाद श्री ने रूम का दरवाजा खोला तो सामने शिप्रा जी और विनीता जी खड़ी थी। उन्हें देखकर श्री मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते आंटी जी। विनीता जी की नजर श्री के ऊपर टिक गई और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। ये देखकर श्री को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। विनीता, आपकी बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अब समझ में आया कि आपका पोता इतना प्यारा और इतना सुंदर क्यों है। अपनी माँ पर जो गया है, सच में मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी बहू लेकर आए हैं। संस्कारी भी है, सुंदर भी है, सारे गुण मौजूद है आपकी बहू के अंदर। दरअसल अब हमें भी हमारे बेटे की शादी करनी है, तो किसी अच्छी लड़की की तलाश में है हम लोग। वैसे आपके बेटे ने तो लव मैरिज की है ना? ये सुनकर शिप्रा जी गर्व से बोली, हाँ, हमारे बेटे ने लव मैरिज की है और लव मैरिज में उन्होंने इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की को चुना है हमारे घर की बहू के लिए। हम सब बहुत खुश है। शिप्रा जी की बात सुनकर श्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही शिप्रा जी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। श्री जैसे ही मुस्कुराई, उसके चेहरे पर और भी ज्यादा खूबसूरती छा गई, जिसे देखकर विनीता जी को काफी अजीब लगा और वो उसे अपनी अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, अरे आपकी बहू का रूप तो बहुत ही निराला है, मुस्कुराते हुए भी कितनी अच्छी लग रही है। सच में ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। बहुत सी लड़कियां सुंदर होती है, लेकिन ऐसी नहीं। इसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इसके 3-4 महीने का बेटा है, एकदम जवान लगती है। शिप्रा जी हैरानी से बोली, तो जवान ही तो है, बुढ़ी थोड़ी है, बूढ़े तो हम लोग हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से 25-26 साल की जवान है। इसमें हैरानी की तो कोई बात ही नहीं है कि इसका 3-4 महीने का बच्चा हो सकता है। जल्दी शादी हो जाए तो बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं। विनीता जी, हाँ सही कहा, अभी तो छोटी ही है। आजकल की लड़कियों की तो शादी भी 25-26 की उम्र में होती है और आपकी बहू की तो शादी हो भी गई है और बच्चा भी हो गया है। अच्छा हुआ पहले पोते में लड़का हो गया, अब आराम से एक लड़की पैदा करना। तुम्हारा